हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 में। इस क्लास में आप लोगों को किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नए नए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, और उसी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट है। 1/10/2023 को पूछे गए सभी ये क्वेश्चन पेपर है, बिहार पुलिस में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 मील और 385 गज। 26 मील और 385 गज। इसको किलोमीटर में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 42.195 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है, यानी 42 किलोमीटर और 195 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और पहली बार ओलंपिक खेल में इसको शामिल किया गया था कब? 1896 में। 1896 में, जो कि यूनान के एथेंस में ओलंपिक खेल हुआ था, उसी टाइम 1896 में मैराथन दौड़ को शामिल किया गया था। ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 मील 385 गज। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को बढ़िया से दिखाई पड़े। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है दोस्तों? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश है दोस्तों। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 1993 में 182वां सदस्य बना था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है दोस्तों कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? तो ये आपका सीवी रमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1954 में क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये आप लोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, यूरोप। ठीक है, यूरोप को विषम महाद्वीपों को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यूरोप ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ठीक ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ तक हमें बन सकता है मैं वहाँ तक आप लोगों को चीज़ें बताते चलूँगा। ठीक है, जितना हमें पता है उतना आप लोग को पढ़ाते चलूँगा। ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, कपड़ा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कहाँ पर? तो अहमदाबाद में, यानी गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कपड़ा मिल है, और भारत कपड़ा का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। ठीक ना? और हवाई द्वीप की खोज कब हुआ था? तो 1770 में। हवाई द्वीप की खोज कब हुई थी? 1770 में। किसने किया था दोस्तों? तो ये आपका कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी कब? तो 1770 में। ठीक है, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो होनोलुलु। होनोलुलु, बहुत कम ही लोग इसकी राजधानी जानते हैं होंगे, होनोलुलु। ठीक ना? याद रहेगा आप लोग को, नहीं तो लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों कि हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिलान करना है दोस्तों कि उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये आपका ये जापान हो जाएगा, ठीक है। और मध्यरात्रि सूर्य की भूमि ये नॉर्वे, ठीक ठीक है। हजार झीलों की भूमि कौन है, तो फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि कौन है, फिनलैंड। अब वज्र की भूमि कौन है, वज्र की भूमि ये आपका कोरिया, वज्र की भूमि कोरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा होगा, तो एक आपका 3, एक का 3 ये हो जाएगा, और फिर 2 का 4, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, अधिनियम कब बना ये, और ये एक्ट कब बनकर तैयार हुआ, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये कब बनकर तैयार हुआ था, कब लागू हुआ, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को ये लागू हुआ था दोस्तों। और पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया कब, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष एक्ट बना कब, तो 15 जून 2005 को, और लागू कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर डैश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। आम चुनाव जो आम पब्लिक का जो चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर का क्या रोल रहता है दोस्तों, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी MN राय। MN राय ने 1934 में भारत के संविधान का विचार दिया था, ठीक है। किसने, तो MN राय। MN राय का पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र राय, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, इनका पूरा नाम है दोस्तों। कब दिया था विचार, तो ये 1934 में, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों को चिन्हित किया गया है, सन्निहित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये भाग 4 के 1 में, भाग 4 के ए में थे मूल कर्तव्यों को इसमें दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में, कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो भाग 4 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है, रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है लेकिन फिर से देख लेते हैं कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो उन सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। सही है दोस्तों, ये सही है कि ग्राम सभा के चुनाव जो है नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये सही है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की है, ये भी सही है।
तो स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। ये बहुत ही इकोनॉमिक का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही कम लोग ये बना पाते होंगे, ठीक ना, बहुत कम ही लोग जानते होंगे, ठीक ना। इकोनॉमिक्स वैसे ही भारी रहता है थोड़ा सा, तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कहीं से बनने वाला उतना जो भी होगा हम बता रहे हैं दोस्तों। अगर 1 लाख बच्चे बैठे होंगे तो 1 लाख बच्चे में कम से कम उसमें से 100,000 बच्चे ही कंफर्म किए होंगे, जितना इसमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। बहुत ही हार्ड लेवल का इकोनॉमिक्स है। तो निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, कि पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान दोस्तों, ठीक है। इधर सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लेकिन बहुत ही कम लोग बना पाते हैं इसको। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, ठीक है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, इसका राइट आंसर है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। जहां वस्तुओं का निर्यात जो है उसके आयात से कम होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई। आरबीआई दोस्तों वो बैंक है जो कि कोई भी, अगर मान लेते हैं कि कोई एक रेट बना लिया तो उसके नीचे कोई भी बैंक उधार देने का अनुमति नहीं दे सकता है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि 5% किया है तो 5% पर ही देना है उसको, ठीक है, उसके नीचे वो नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक जो कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ये आपका एक वाणिज्यिक बैंक जो कि प्रथम हिस्सा रखता है, ठीक ना, सर्वोच्च हिस्सा रखती है किसी को ऋण वितरण करने में। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कब थे? 1950 से लेकर 1950 या 51 कहिए, वो थे 1950 से लेकर 1958 तक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधार दर। इसका राइट आंसर है आधार दर, ठीक है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे आधार दर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान करता है? भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंकों को। निर्यात आयात बैंक यानी एग्जामिन बैंक, एग्जामिन बैंक दोस्तों, ये भी, इसका भी स्थापना 1982 में हुआ है और नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में भी, ठीक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? 1982 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इकोनॉमिक्स दिया है दोस्तों, बहुत इसका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड लेवल का है, तो आप लोग पढ़कर जाइएगा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा तभी ना प्रतिकूल भुगतान संतुलन उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ये सभी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका देख लीजिए यहाँ पर दिया है, ये रीजनिंग टाइप का है कि पार्लियामेंट जो संसद है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो कांग्रेस आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत को हो तो उस हीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है, उसी फार्मूला पे ये दोस्तों आप लोग बैठा दीजिएगा। तो एच का मान कितना है, तो एच यानी हीट यानी जूल यानी 200 हो जाएगा दोस्तों, और आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर का नहीं यानी एम्पियर यानी टू, दो में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इंटू आर निकालना है, और टी कितना है आपका 2 सेकंड है, तो 2, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 आर हो जाएगा दोस्तों, 8 आर इक्वल टू कितना 200। ठीक है, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 25 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि एक घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं, तो कभी भी किसी के घर में देखिएगा कि बिजली का उपकरण जो जुड़ा रहता है दोस्तों, वो आपका समांतर क्रम में रहता है दोस्तों, ठीक ना। किस क्रम में रहता है, तो समांतर क्रम में रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, ये आपका न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, भारतीय समाज के सेवक। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान, तो ये लाल बहादुर शास्त्री। और इनकलाब जिंदाबाद, तो ये आपका भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1776 में। 1776 ईसा पूर्व में पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी WC बनर्जी की अध्यक्षता में, बॉम्बे में। ठीक है, आप लोग को याद है दोस्तों कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। तो कहाँ पर हुआ था, तो बॉम्बे में। किसकी अध्यक्षता में, तो WC बनर्जी। इन्हीं को बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एयो ह्यूम। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उदयन। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिलभद्र। शिलभद्र जो दोस्तों थे, ये कौन थे, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये आपका कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के जो कि विध्वंस किसने किया, तो ये आपका बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को वो नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपका इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडाल। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अंडाल। नेक्स्ट है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है, ये भी आपका हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका हिंदी का प्रश्न है, देख लीजिएगा हिंदी वाला।
अगला नंबर प्रश्न है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नामदेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नामदेव। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रश्वसित प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी 21%। ठीक है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो 21%, यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो 21%। नेक्स्ट है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वानर। वानर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नींद की बीमारी। नींद की बीमारी। ठीक है, ये आपका कैसे होता है तो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये कैसे होता है प्रोटोजोआ से। बाकी सब आपका मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सभी आपका आप मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। ये बगल की त्वचा में होती है। ठीक है, पसीने की ग्रंथियां बगल की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सेल वाल। सेल वाल जो दोस्तों होता है वो आपकी कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है। अगला नंबर प्रश्न है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कम्बोबेस या आइसोडायमेटिक होती है और उसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैरेन्काइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सही कथन का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। सही है दोस्तों, लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस और किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। कहने का मतलब दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों फुल्लेरीन। फुल्लेरीन की संरचना जो होती है दोस्तों वो आपका पिंजड़े के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है दोस्तों कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है तो मीटर। ठीक है, आपका लंबाई इंटू चौड़ाई जो दोस्तों होता है एल इंटू बी, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं इसलिए इसका भौतिक मात्रा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जो एम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नमक का घोल। नमक का घोल एक समांगी मिश्रण है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानते हैं CaSO4 और हाफ H2O हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका और किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। ये आपका समीकरण है दोस्तों
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो इसका राइट आंसर अर्सेनिक। अर्सेनिक एक उपधातु है, यानी मेटलोइड, इंग्लिश में मेटलोइड बोला जाता है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला नंबर प्रश्न है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66%। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 66% वृद्धि करने की घोषणा की गई है। अगला नंबर प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेडियो जीपीटी। अगला नंबर प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? तो ये 1961 से। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 1985 से स्टार्ट हुआ है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। ठीक ना। नेक्स्ट है कि एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है आनंद ऐप को लॉन्च किया है। अगला नंबर प्रश्न है कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो रेड फ्लैग किसके साथ? जो दोस्तों भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, निखत जरीन ने 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है, जिसमें स्वर्ण पदक उसने जीता है दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है? ये तेलंगाना की रहने वाली है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, 6 महीने के लिए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है दोस्तों भारत का जो कृषि पर टैक्स लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। अपना बिहार में कृषि पर टैक्स लग गया है दोस्तों। कि लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है। जो कहाँ पर है आपका? ये बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोला गया है? तो ये आपका बिहार के भागलपुर जिले में
जिम कार्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम में। ठीक ना। आगे देखते हैं। 98वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश के द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, अंतःद्रव्य जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये आपका अंतःद्रव्य जलिका के द्वारा। नेक्स्ट है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, तो बल्ब द्वारा 3 दिन में कितने यूनिट विद्युत खपत होगी? तो इसका राइट आंसर है 3 किलो वाट घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 किलो वाट घंटा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने में कौन सा रेशा का प्रयोग होता है दोस्तों? तो पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीप्रोपोलीन, प्रोपिलीन। ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगे। ठीक है। मैं ऐसे ही आप लोग को तैयारी कराते रहूँगा। ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना है।